नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, आप सभी लोग अच्छे रहिए और घर तो बिल्कुल मत निकलिए। इस समय ये संकट ऐसा है कि इस टाइम सिर्फ पढ़िए और अपना अध्ययन कीजिए। पिछली कहानी को आप लोग रिवाइज करते रहिए। आज हम लेकर आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने इससे पहले बताया था आपको, मोहम्मद गौरी का एक दास था। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में तुर्कों का एक शक्तिशाली आगमन यानी कि एंट्री करवाता है और भारत का जो पूरा साम्राज्य होता है वह मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सपुर्द करता है। यानी कि भारत का जब तक मोहम्मद गौरी यहाँ से जीत करके चला जाता है 1192 के बाद में, और भारत के जितने भी वो जीतता है सब की देखभाल करने के लिए, सबको मेंटेन करने के लिए, सब करने के लिए सबका कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका वो कर देता है, सिपा सलार नियुक्त कर देता है। फिर 1205-6 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इस अचानक मृत्यु के उपरांत एक उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा होता है। अब ऐसा नहीं कि केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ही मोहम्मद गौरी का खास था, और भी थे भारत में। उसके उत्तराधिकारियों में भी थे तजाउद्दीन याल्दूज, नसरुद्दीन कुपचा। याल्दूज और कुपचा के नाम से हम इनको जानते हैं। ये दोनों भारत में इसके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अधिक लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही सूझबूझ समझदारी से अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त की और भारत पे वह मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकारी बनने के कुछ वर्षों तक उसने मोहम्मद गौरी के सिपह सलार और मालिक बन के ही राज किया, जिससे और भी लोगों के अंदर विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप कभी सुल्तान या राजा या फिर अपने आप को सोच नहीं, वह मोहम्मद गौरी के सिपह सलार या उसके मालिक के रूप में ही शासन करना पसंद करता था। बाद में इसने खलीफाओं से और लोगों से पदवी वहाँ से मान्यता प्राप्त की और अपना राज्य का और अपने आप को पूर्णतः सुल्तान घोषित किया। होने के तो 25 जून 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हो गया था, लेकिन राज्याभिषेक के उपरांत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सम्राट या सुल्तान या राजा घोषित नहीं किया, जिससे उसके प्रतिद्वंदियों के अंदर भी एक प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं आई। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शासन 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से शुरू होता है, जो कि वह मोहम्मद गौरी का एक सिपह सलार या मालिक बनकर के भारत में प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करता है। दूसरा कार्यकाल उसका तब शुरू होता है जब मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो जाती है और भारत में पूरा उसको शासन कार्य देखना पड़ता है। और तीसरा उसका कार्यकाल या तीसरा उसका भाग तब कह सकते हैं जब उसने मान्यता प्राप्त रूप से खलीफाओं से और फारस के साम्राज्य से उसने अपने आप को कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी घोषित करके अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तीसरा कार्यकाल, पहले कार्यकाल में उसने पूरी सैनिक गतिविधियाँ की, लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरे कार्यकाल में उसने राजनीतिक कार्य का निर्माण किया। तीसरे कार्यकाल में उसने अपने आप को, प्रजा को और अपने शासन को, सीमा विस्तार की नीतियों को सोचा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो भारत का क्षेत्रफल था, भारत का जो क्षेत्र था, मुल्तान, सियालकोट, वाराणसी, अवध, कन्नौज, दिल्ली, बदायूं, मालवा, बिहार, ग्वालियर तक फैला हुआ था, और भी कई क्षेत्र थे फैले हुए थे। यहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन का एक अल्प समय शासनकाल में 1206 से 1210 के बीच में इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो कार्य नहीं किए, लेकिन जो भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए उसमें प्रमुख थे। इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कहा जाता है यह मस्जिद पृथ्वीराज तृतीय के राय पिथौरागढ़ के किले पर बनी हुई है तथा
27 जैन मंदिरों को नष्ट करके इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। 27 जैन मंदिरों को नष्ट करके निर्माण कराया गया, आप समझ लीजिए। और इसका दूसरा निर्माण अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। कहा जाता है कि वहाँ पर जिस जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, वहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको नष्ट करा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगा कि और आगे भी आप पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत से मुस्लिम शासक आएंगे जो कि उतने हिंदू विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, मुस्लिम साम्राज्य का सहयोग प्राप्त करने के लिए, खलीफाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए इनको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते थे जिससे उनको लगे कि नहीं, यह कट्टर मुस्लिम है। इन कार्यों में मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को कत्ल करना और दूसरे भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कत्ल करना, उनके प्रार्थना स्थलों को तोड़ना, गैर मुस्लिम जनता पे बेवजह कर लगाना, उनका शोषण करना, यह सब कार्य जानबूझ के राजा द्वारा मुस्लिम प्रजा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। एक तरह से हम इसको एक नीति मान सकते हैं जो कि मुस्लिमों को राजा के प्रति समर्पित करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु अचानक ही हो जाती है। 1210 में चौगन पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात वहाँ पे उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह होता है, लेकिन कुछ लोग उसका वास्तविक पुत्र नहीं मानते हैं, इसलिए वहाँ पर उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वास्तव में इसका उत्तराधिकारी कौन होता है। हालांकि कुछ अमीरों ने मिल करके आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक सुल्तान बन नहीं सका। वो केवल 8 महीने तक ही दिल्ली के सिंहासन पर काबिज रह सका था। यहाँ बता देना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के बगल में इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था और अपने ही शासनकाल में यह दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करना प्रारंभ करता था तथा बाद में यही दिल्ली पूरे दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में विकसित होती है और राजधानी के रूप में रहती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को कुछ अमीरों ने बना दिया, लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी उसको नहीं माना गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थीं। पहले का विवाह उसने इल्तुतमिश से किया था, जो कि उसमें बदायूं का गवर्नर था। दूसरे का विवाह उसने कुब्चा से किया था। एक पुत्री को उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो उत्तराधिकारी का प्रश्न इन दोनों दामादों, कुतुबुद्दीन ऐबक के दोनों दामादों के बीच में होता था, लेकिन इल्तुतमिश ज़्यादा शक्तिशाली होता था। वह आक्रमण करता है दिल्ली पर, उसको कुछ सरदार कुछ प्रेरित करते हैं कि तुम दिल्ली पर आओ। वह दिल्ली के बाहर ही जड़ नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह और इल्तुतमिश, जो कि अपने आप को वैध उत्तराधिकारी मानता है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। आराम शाह कोई वो नहीं, शक्तिशाली नहीं था, उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं थी। आराम शाह आसानी से पराजित हो जाता है और दिल्ली में इल्तुतमिश सुल्तान बन जाता है। यहाँ पर कुछ बातें मैं बता देना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। 1206 से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होकर के 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इस गुलाम वंश में भी 3 प्रकार के वंश आते हैं। पहला वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश था, दूसरा इल्तुतमिश अपने वंश को मानता है, तीसरा बलवन। आगे हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को, धीरे धीरे सारे राजवंशों को हम पढ़ेंगे। तीसरा बलवन का राजवंश होता है। तीनों अपने आप को मानते हैं और ये गुलाम वंश चलता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और निर्माण कार्य किया था। 1299 में इसने अपने गुरु के संस्मरण में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संस्मरण में की याद में दिल्ली में एक मीनार बनाना तैयार करता है, जिसकी ऊंचाई करीब 73 मीटर होती है, निर्धारित होती है। लेकिन यह अचानक मृत्यु होने के कारण उस निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, जिसका
जिस निर्माण कार्य को पूरा बाद में 1230-31 में इल्तुतमिश करता है। यही इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का छोटा सा समय होता है और इसी छोटे से समय में इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हम आपको बता दिए। और एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। यह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। इसका बचपन ही बहुत ही गरीबी में बीता था। यह एक दास था। इसके माता पिता ने एक काजी को इसको बेच दिया था। काजी बहुत ही उदार दिल के थे। इन्होंने इसको शिक्षा दिलाई, शस्त्र की शिक्षा दिलाई, घुड़सवारी सिखाई। बाद में काजी की मृत्यु हो जाती है तो उन काजी के पुत्रों ने लालच के वश इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी को बेच देते हैं। यहीं से कुतुबुद्दीन कहानी शुरू होती। कुतुबुद्दीन इसलिए बहुत ही गरीबी से पला बड़ा था और सुल्तान बना हुआ था, इसलिए यह गरीबों को दान करता था। इसी दान के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाले और वीडियो में हम आपको कहानी के माध्यम से ही सारी इतिहास को रटा देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़े रहिए। आप मैसेज भेजते रहिए। आपके मैसेज से हमको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। कुछ बच्चे आज भी मुझे मैसेज भेज रहे हैं और बोल रहे हैं सर आप कंटिन्यू करते रहिए। आप ही लोगों के कहने पर हमने इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया। प्राचीन इतिहास का भी वीडियो चल रहा है, 4-5 वीडियो हो गए हैं, आप उनको देखिए। मौर्य वंश से पहले तक का हो गया है। अब हम दिल्ली सल्तनत, मिडल हिस्ट्री में भी दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। आप लोग को मैसेज के द्वारा हमको जैसे मिलता रहेगा मैसेज, हम आपको उसी आधार पे आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको पढ़ाई में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये स्टेज 1 के वीडियो हैं। स्टेज 2 में आपको डीप एनालिसिस किया जाएगा और आपको एक एक चीज़ को रटा दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बच्चों, नमस्कार।